अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट करो सबको। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ठीक है सब लोग आप? आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस सर। म्यूट कर दें। अच्छा जी, कल के बारे में कोई सवाल है तो बोलें जी। कल के लेक्चर में कोई सवाल है तो बोलें। एनी पर्सन रेज द हैंड प्लीज। जी अली हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा। सर ये रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में पूछना था हाँ कि एक तो फेयर मार्केट रेंट है और दूसरा एमटीएस है। उसको फेयर मार्केट रेंट पे टैक्स लगेगा या 45% ऑफ हाँ जी एमटीएस हाँ होगा? जी हाँ जी। तो सर ये अनजस्टिफाइड नहीं होगा कि जितनी वो बेनिफिट ले रहा है उसको उससे ज्यादा अमाउंट यानी कि एमटीएस पे टैक्स लग रहा है? यार तुम किस तरफ के हो? एफबीआर की तरफ के हो कि टैक्स पेयर की तरफ के हो? टैक्स पेयर की तरफ से। टैक्स पेयर बस बैठे चुप करके, फिर जो कानून गवर्नमेंट कहती मान लो। अब कल को आप ये कहो यार ये अनजस्टिफाइड नहीं है, मुझे लाल इशारे पे रोक लिया। नहीं सर, जैसे नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी तो बड़ी आसान सी बात की है ना। ठीक है तो ऐसा भी कानून तो हो सकता है ना। पुत्र पुत्र कानून कानून है। हम मैंने कानून बनाना है, मैंने कानून से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, सही। जो लॉ ने लिख दिया वो अनजस्टिफाइड है या वो जस्टिफाइड है। बहुत सारी हमें प्रोविजन नजर आती हैं जो कि अनजस्टिफाइड है। बहुत सारी प्रोविजन हमें नजर आती है जो कि अनजस्टिफाइड है, लेकिन उस पर टैक्स है, क्या करें हम? सरकार है ना। सही सर। ठीक है, हुकूमत शेर है, हुकूमत क्या है जो है वो अंडा दे जाए बचा दे, उसकी मर्जी है जी। ठीक है, क्लियर। तो ये हम ये नहीं कह सकते। बहुत सारी हम ये तो अभी आप बहुत थोड़ा सा पढ़ते हो तो बहुत सारी बातें जस्टिफाइड हमें। जी हाफिज अतीक। जी हाफिज अतीक अनम्यूट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। हाँ जी। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। अब ठीक आ रही है? हेलो। यस सर, कंपैरेटिवली ठीक है। अब ठीक आ रही वो मैं बोल ही स्लो रहा था। चलें। अली हसनैन। अली हसनैन। अस्सलाम अस्सलाम वासलाम वालेकुम ठीक है। सर। वासलाम। सर ये मेडिकल फैसिलिटी में नोट्स दिए हुए हैं सर, और दूसरे नोट की समझ नहीं लगी सर। पढ़ो। reimbursement of medical bills by the insurance company under group insurance policy arranged by the employer is not हाँ taxable जी, as well as बाज का ऐसा होता है, बाज का ऐसा होता है कि मैं बजाय अपने पल्ले से पैसे दूं, मैंने अपने तमाम एम्प्लॉयज की ग्रुप इंश्योरेंस करवा दी मेडिकल की। यस सर। ठीक है, उसमें उसमें मुझे क्या देना पड़ता है? मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है हर एम्प्लॉय का। ठीक है, अब यस सर। एम्प्लॉय जितना मर्जी बीमार हो, अब पैसे उसको कौन देता है? अब इंश्योरेंस कौन देती है? ठीक सर। उसमें उससे 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 हुआ क्या कि मैं ये भी हो सकता, जैसे यार मैं गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता हूँ, अब गाड़ी सारे साल ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, यस सर। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट है। लेकिन ये भी हो सकता है कि गाड़ी इतनी ज्यादा लग गई कि मैंने जितना प्रीमियम दिया उससे ज्यादा इंश्योरेंस के पैसे लग गए, मैं कवर हो गया। तो यस सर। हम कहें जी यहाँ पे जी से अली साहब जी बड़े, मैंने ग्रुप इंश्योरेंस करवा दी पूरे टिप्स कॉलेज के स्टाफ की। उसमें जी अली साहब बीमार हो गए बड़े जी। ठीक है, अब वो जो पैसा सारा देगी वो कौन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक सर। तो वो जो अली साहब का बेनिफिट हुआ है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक हो गया सर। ये एक तरह से क्या है, मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी है थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक सर। और ये होती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये नॉट इन अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती। ठीक ठीक है। हो गया सर। अली हसनैन। यस सर। अली हसनैन आप भी बोल रहे थे, अली हसनैन बोल रहा था। चलो जी आगे चले जी। किसी और का कोई सवाल है जी? बेटा बेटा किसी और का क्वेश्चन? लें जी, प्रोविडेंट फंड पढ़ने से पहले हम दो तीन चीजें बेस समझेंगे हम जरा पहले, फिर हम प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे। जी अहमद जमाल। जी अहमद जमाल बेटा। सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? देखो जी क्यों भाई, क्या मसला है? आवाज कहते कम आ रही है,
यार मैं बीच में थोड़ा सा स्लो हूँ आज, थोड़ी सी मूड अच्छा नहीं है। अहमद जमाल आवाज आ रही है? ठीक है सर। अब ठीक है। देखा मैं ही नीचे बोल रहा था। चलो ठीक है, ओके, समझ गया हूँ बात। मैं इधर आहिस्ता बोल रहा था। चलें जी, आज अभी हमारा आगे आ रहा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से पहले हम एक चीज जो है वो हम पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रोविडेंट फंड से पहले। अच्छा जी, वो क्या है जी, सेक्शन 149 tax deducted by employer। हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लगा दी गई, हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लगा दी गई। क्यों भाई वो ले लें जरा, क्या रेट्स, टैक्स रेट्स पकड़ लेना, वो किताब पकड़। अच्छा जी, हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लगा दी गई कि जब भी वो अपने किसी एम्प्लॉय को टैक्सेबल सैलरी देगा तो वो टैक्स काट के फिर पेमेंट करेगा। हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लगा दी गई, चाहे वो सरकार है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई यहाँ का कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई एओपी है, चाहे कोई पब्लिक कंपनी है, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है। उसने हर एम्प्लॉयर ने जब अपने एम्प्लॉय को टैक्सेबल सैलरी देनी है तो उसने टैक्स काट के पेमेंट करनी है। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लें कि जी से मिस्टर ए एम्प्लॉयर है, मिस्टर बी, ये जरा बेटा साथ साथ लिख लीजिएगा, मिस्टर बी एम्प्लॉय है, सैलरी है जनाब ₹1 लाख पर मंथ। सैलरी पर एनम क्या बन गई? 12 लाख। टैक्स पर एनम क्या बन गया? टैक्स पर एनम क्या बन गया जी? पूरे साल का 12 लाख रुपए का कितना टैक्स बन गया? 60,000, 30,000। लो जी, मुझे क्यों भाई निकाल के दिया, आप लोग भी कैलकुलेट कर लें। इतना ही आता 30,000। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हाथ खड़ा कर दे। 30,000 ही है जी टैक्स पर एनम। पूरे साल का टैक्स बन गया 30,000। टैक्स पर मंथ कितना बना जी? क्यों भाई 2500 रुपया। अब ये एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर हर सैलरी कैसे मिलती है? हर महीने मिलती है। सैलरी कैसे मिलती है? हर महीने मिलती है। तो एम्प्लॉयर पेमेंट कितनी करेगा? पेमेंट टू एम्प्लॉय ₹1 लाख माइनस टैक्स माइनस करेंगे 2500 रुपया और 97,500 रुपया नेट पेमेंट करेगा। नेट पेमेंट। एक साल के बाद जब साल खत्म हो जाएगा तो एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा
एम्प्लॉय अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो क्या कहेगा, अब आएगी डेक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय। डेक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय, सपोज उसकी सिर्फ सैलरी इनकम है, वो कहेगा जनाब मेरी जो सैलरी है वो है 12 लाख, 12 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है 30,000, और मेरा टैक्स एम्प्लॉयर जो भी टैक्स काटेगा वो सरकार के खजाने में जमा कराएगा। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर एंड डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी 30,000। वो कहेगा जितनी मेरी टैक्सेबिलिटी है काट के जमा करवा दी, बैलेंस पेएबल, बैलेंस पेएबल 0। अब ये देखें, ये था साल के दौरान, और हमने यहां अज्यूम किया कि इसकी सिर्फ सैलरी इनकम थी और कोई इनकम नहीं थी। कोई और इनकम भी होती तो जनाब वो जमा करे टैक्स निकालता, और जितना उसका टैक्स कट के ऑलरेडी गवर्नमेंट खजाने में जमा हो गया वो माइनस कर देता। सरकार सरकार और आपका एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है। सरकार आपसे किसी ना किसी माध्यम में टैक्स लेती रहती है। आप लोग सारे भी टैक्स पेयर हो, क्योंकि आप सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, और मोबाइल के ऊपर जो है वो टैक्स, जो आपकी कॉल्स हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। वो टैक्स भी आप अगर रिटर्न फाइल करो तो क्लेम कर सकते हो। अब इस प्रोविजन में आपको कोई चीज समझ नहीं आई, देन रेज योर हैंड प्लीज। इनको ये नजर आ रहा होता है? रेज योर हैंड अगर आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आई जी। Anybody have any question, gentlemen? किसी का कोई सवाल है तो बोले जी क्या चीज समझ नहीं आई। देखें, चाहे फेडरल गवर्नमेंट उसने भी टैक्स काटना है। हम अगर आपको याद हो तो हमने टैक्स पेयर की डेफिनेशन में वो सारा फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पढ़ा था। वो इसी वजह से पढ़ा था कि उनके ऊपर लॉ की कोई ना कोई प्रोविजन अप्लाई होती है। कौन सी? आरफ अलवी को जो तनख्वाह मिलती है, आरफ अलवी को टैक्स काट के मिलती है। इमरान खान को जो तनख्वाह मिलती है वो टैक्स काट के मिलती है। MNA को जो तनख्वाह मिलती है वो टैक्स काट के मिलती है। सिविल जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट एम्प्लॉइज टैक्स काट के तनख्वाह देते हैं। मेरे यहाँ पे 2 बंदों की सैलरी टैक्सेबल है, अली साहब की है, मैडम शाजिया की है। हम इनको टैक्स काट के पेमेंट करते हैं। किसी का कोई सवाल तो बोले जी। एनीबॉडी? हाँ जी जनाब, असद यासीन जी। असद सर ये सैलरी जो है वो तो एम्प्लॉयर दे रहा है सर, तो NTN नंबर फिर किसका यूज होगा, एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का? एम्प्लॉय का। जब ठीक है जब सर। टैक्स जमा करवाएंगे ना जी सर। वो एम्प्लॉय का यूज होगा, लेकिन ऊपर लिखा जाएगा कि टैक्स काट के किसने जमा करवाया। ठीक है सर। बेसिकली गवर्नमेंट हमें इस्तेमाल कर रही है अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए। सही सर। समझ आई बात की? जी सर। कि मैं सरकार के बिहार, अच्छा पता क्या है, मैं तुम्हें तनख्वाह दूं 1 लाख रुपया सपोज, जी। और मैं तुम्हारा कोई टैक्स ना काटूं, अगर ये प्रोविजन ना होती, अगर ये प्रोविजन ना होती तो अगर किसी को कहते हैं साल के बाद कि यार तुम ये 30,000 रुपये टैक्स जमा करा दो, उसने पता क्या कहना था, भाई कुछ काम नहीं हो सकता। सही। समझ बात की? जी सर। अभी हर महीने 25-25 हजार उसको महसूस ही नहीं हो रहा, सही सर। तो इकट्ठा 30,000 रुपये बड़ा महसूस होता है। ठीक है सर। समझ आई? ये वजह है जी सर। कि गवर्नमेंट जो है हर अच्छा ये पता कि ये प्रोविजन को एक प्रोविजन नहीं है, ये बहुत सारी प्रोविजन है जहां पे गवर्नमेंट अवाम को इस्तेमाल करती है अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब मैं हाजी साहब को यहाँ पे रेंट की पेमेंट करता हूँ तो मैं टैक्स काट के रेंट की पेमेंट करता हूँ। सही सर। गवर्नमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुमने ऐसा करना है। मैं कौन हूं? बोलो, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस। मेरी जिम्मेदारी लगा दी गई गवर्नमेंट ने। जो मैं सैलरी देता हूँ मेरे लिए क्या है? आपके लिए बोलो, एक्सपेंस। एक्सपेंस है। डर के क्यों बोलना है? जी मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस जी मेरी सर। इनकम को कम करेगा बढ़ाएगा? कम करेगा सर। कम करेगा। सरकार कहती है अगर तुमने टैक्स ना काटा तो मैं तुम्हारा एक्सपेंस नहीं मानूंगी। सही सर। तो मैं पागल हूं मैं टैक्स ना काटूं? सही सर। ठीक है। लो जी, जी किसी और सर। को कोई सवाल तो बोले जी, किसी और का कोई क्वेश्चन तो बोले जी। ले जी, अब हम आते हैं प्रोविडेंट फंड के कंसेप्ट की तरफ। पहले जरा प्रोविडेंट फंड पे ले आइएगा प्लीज जरा। मैं जरा एक मोटी मोटी बात बता दूं, फिर मैं पहले ना आपको थोड़ी सी पहले एक ओवर कंसेप्ट देता हूं, फिर मैं इसकी आपको फ्लो बताता हूं। प्रोविडेंट फंड 3 तरह के हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, यानी कि गवर्नमेंट के इदारे। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। मसलन प्राइवेट अदारे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रोविडेंट फंड डेवलप करती हैं, तो वो रिकॉग्नाइज करवा लें तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, नहीं करवाएंगे तो वहां रिकॉग्नाइज होगा। ये रिकॉग्नाइज कौन करता है? ये करता है CIR। ये रिकॉग्नाइज कौन करता है? CIR। CIR कौन है? कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। अगर मैं कहूं कि अच्छा प्रोविडेंट है क्या? प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। और प्रोविडेंट कितनी तरह का? गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट में 2 चीजें हो गई, रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड। लो जी अब अगले पेज पे आइएगा जरा प्लीज। प्रोविडेंट फंड में ना, अभी मैं टेबल नहीं पढ़ा रहा आपको बेटा, अभी मैं टेबल नहीं पढ़ा रहा आपको। अभी हिस्से कौन कौन से होंगे? इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉयर्स, इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये 4 हिस्से होंगे। और ऊपर देखे वही टाइप्स है, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। अब मैं थोड़ा सा ना, जरा प्लीज अगर आप अपनी आंखें खोल लें और अपने दिमाग की बत्ती रोशन कर लें तो फिर आपको बात समझ आएगी, अदरवाइज आपको बात समझ नहीं आएगी। लाए जाए जी प्लेन पेज के ऊपर। इसका जरा पहले फ्लो समझिएगा। अच्छा, होता क्या है? ABC लिमिटेड एक एम्प्लॉयर है। मिस्टर कोरोना एक एम्प्लॉय है। अच्छा जी, अब मैं एक एम्प्लॉय की बात कर लूं या 1000 एम्प्लॉय की बात कर लूं, बात एक ही होगी। सैलरी तय पाई गई ₹1 लाख पर मंथ। मैं जरा प्रोविडेंट फंड की बेस समझाने लगा हूं आपको। बेस अगर आपको समझ आ गई तो आपको टेबल भी समझ आ जाएगा। इंप्लॉयर कहता है कि जनाब तुम ऐसे करो, कमेटी डालो। प्रोविडेंट फंड क्या कमेटी है समझ लो। तुम ऐसे करो कि इंप्लॉय का हिस्सा भी काट, इंप्लॉय तुम अपना हिस्सा दो। मिस्टर कोरोना अपना हिस्सा देगा से 9%, 9% ऑफ बेसिक सैलरी। बेस सैलरी का 9% कितना बन गया? इसको कहेंगे इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये बन गया 9,000 रुपया।
फिर एम्प्लॉयर इतने पैसे काटता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कहता है मैं अपने पास से भी उतने पैसे देता हूं, जितना तुमने दिए उतने पैसे मैं देता हूं। टोटल बन गए 18,000 रुपया। 9,000 रुपये एम्प्लॉय ने दिया, 9,000 रुपये एम्प्लॉयर ने दिया, टोटल पैसे कितने बन गए? 18,000 रुपया। ये 18,000 रुपया एक ट्रस्ट बनाया जाता है, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट। ये 18,000 रुपया यहां इन्वेस्ट इसको दे दिया जाता है। ये ट्रस्ट क्या करता है? ये ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। या कोई और सिक्योरिटीज। जब इन्वेस्ट करता है तो यहां जाहिर है इसके ऊपर रिटर्न भी आती है। उसको आप मार्कअप कह लें, उसको आप प्रीमियम कह लें, उसको कुछ उसके ऊपर रिटर्न भी आती है। से 18,000 के ऊपर ये हर महीने काम होना है, ये हर महीने काम होना है। अब 18,000 के ऊपर से 500 रुपया रिटर्न आ गई। अब टोटल कितना बन गया? 18,500। इस तरह हर महीने पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, इस तरह हर महीने पैसे इकट्ठे होते जाते हैं। और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायर्ड, तो जितना भी एक्यूमुलेट बैलेंस है जो भी बैलेंस पे टू एम्प्लॉय। लो जी, ये पूरी स्टोरी है जी प्रोविडेंट फंड की। ये जरा एक दफा देख लें। कोई सवाल है तो बोले जी। जी अब्दुल्ला फैज जी, लो जी। सर वासलाम। सर जरूरी है कि उसमें भी एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने दोनों सेम कंट्रीब्यूशन जी देना हो? सेम कंट्रीब्यूशन जरूरी है जी, सेम कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर। समरा जी बेटा। सर इसमें क्या एम्प्लॉयर को कोई बेनिफिट होता है? नहीं, एम्प्लॉयर को बेनिफिट नहीं होता। एम्प्लॉयर को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। एम्प्लॉयर को सिर्फ जो उसने अपना हिस्सा देना उसको एक्सपेंस क्लेम होता है, अदरवाइज एम्प्लॉयर। अच्छा, आप ये मुझसे पूछेंगी कि ये क्यों एम्प्लॉयर करेगा। देखो, कयूम भाई को मैं कहता हूं यार कयूम भाई मेरे पास जॉब कर लो, कयूम भाई कहेंगे सैलरी कितनी, मैं कहूंगा कयूम भाई से 60,000 उक्का पुक्का बस यही मिलना है। अच्छा, ये सोचता है कि मैं ना इसको एक जगह से और ऑफर होती है मसूद टेक्सटाइल से, वहां से इसको सैलरी की जॉब की ऑफर है 50,000 की। लेकिन एमटीए वाले कहते हैं जनाब तुम्हें प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, तुम्हें ग्रेच्युटी भी मिलेगी और तुम्हें कोई रिटायरमेंट कोई और बेनिफिट भी पेंशन भी मिलेगी। तो ये प्रायोरिटी देगा कि ये 60,000 की सैलरी छोड़ के 50,000 की वाली जॉब कर ले। क्यों? मैं कहता हूं कि 60,000 मिलेगा, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। लेकिन वो कहता है यहाँ सैलरी तो 50,000 है लेकिन बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट है। जाहिर है हर बंदे की बैटरी खत्म होनी है, तो वो कहता है कि ठीक है यार, रिटायरमेंट के वक्त हर बंदा सोचता है अच्छा यार आई वांट टू लिव पीसफुल इफ आई एम गोइंग टू अटेन द एज ऑफ 60 इयर्स। ओके सर। तो इसलिए जो है वो इसलिए जो है ना वो लो रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट के हर इदारे में ग्रेच्युटी भी मिलती है, गवर्नमेंट के हर इदारे में प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। इसलिए लोग दौड़ दौड़ के जाके गवर्नमेंट के इदारों में जॉब करते हैं। ठीक है। ओके सर। बिस्मा बिस्मा जी बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा।
सर ये प्रोविडेंट फंड तो एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसके अलावा पेंशन भी मिलेगी क्योंकि वो भी तो रिटायरमेंट हाँ जी बेनिफिट ही है। हाँ जी वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है। पेंशन, गवर्नमेंट के पेंशन भी मिलती है, ग्रेजुएटी भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ओके सर। ठीक है। जी अभी अभी हम एम्प्लॉय का फायदा हो रहा था, हम क्यों क्यों सोचें, ठीक है। जी शेब लोधी, अस्सलाम वालेकुम सर, ये सर वासलाम। जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये हाँ, हर मंथ होगी या ये वंस की होगी? हर मंथ, हर मंथ, ओके, थैंक यू सर। हर मंथ ये एक्सरसाइज होगी। ये पता क्या, एम्प्लॉयर जैसा टैक्स ही काट लेता। हेलो, यस सर। एम्प्लॉयर जैसा टैक्स काटता है ना, इस तरह एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविडेंट फंड भी काट लेता है। ओके यानी कि इस बंदे को कितनी देर हम, अच्छा अब मैं अभी मैं रोक लेता हूँ आपकी बात, मैं जरा पहले ये समझा लूँ, यहाँ से किसी का आंसर क्वेश्चन तो और ले। एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? म्यूट कर दो। एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? अच्छा जी, अब इसको ऐसे रहने दे, जरा बंद करें इसको। अब जनाब यहाँ पे हम कहें कि कोरोना को कितनी मंथली कितनी पेमेंट होगी, कोई बंदा आंसर करेगा कि मिस्टर कोरोना को हमारे सवाल में नेट पेमेंट कितनी होगी? छोड़ दो और हाथ खड़ा करके बात बताए। अली हसन ने हाथ खड़ा कर दिया जी। जी अली हसन, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ जी अली हेलो हसन। सर। हाँ जी, सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर 88,500। 88,500, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लुकमान सादी 91,000 नहीं होगी? हैं? 91,000 नहीं? नहीं, टैक्स किसे काटना था? सर वो 9,000। ठीक है सर, वो आप अच्छा ना, दूसरा पीछे टैक्स टैक्स लगा। 2,500 ठीक है, टैक्स, 2500। टैक्स किसे सर काटना ठीक, था? हाँ जी, अब यही मैं बात समझाने लगा हूँ। ठीक है सर। पीछे कर यार, हाँ ये इसको पीछे करो, ये खत्म हो। अब मिस्टर कोरोना को पेमेंट कितनी होगी? मिस्टर ना यार, मिस्टर कोरोना नाम ना ही रखे, ऐसे ना टेंशन होती है, ठीक है। क्यों भाई कह रहे हैं मेरा नाम रख लें जी, मिस्टर रजा, रजा भाई। ये पूरे कॉलेज का भाई है। अच्छा जी। अच्छा, उसकी सैलरी कितनी है? ₹1,00,000। उसका टैक्स कटेगा, टैक्स डिडक्टेड 2500 रुपया, वो जो मैं अभी पढ़ा के आया आपको। फिर उसका प्रोविडेंट फंड जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, वो भी एम्प्लॉयर खुद काट लेगा। बाद में कौन देता है? मांग 9,000 रुपया। ये इसको नेट पेमेंट होगी हर महीने, नेट पेमेंट होगी 88,000 नहीं, 89 नहीं, अच्छा ये इसको नेट पेमेंट होगी। ये उसकी हो जाएगी एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी। और ये समझ लें उसकी एक कमेटी है। इसको मैं तो आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि ये कमेटी है कि 9,000 अपने पास डालेगा, 9,000 वो डालेगा, दोनों जमा करेंगे, जमा करके इन्वेस्ट करेंगे। जब वो 60 साल का होगा या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएगा। जी सवाल था जी कोई?
जी मुनीब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा। सर ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 9,000 रुपया, वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो बेनिफिट यार हो रहा है अभी एम्प्लॉय अभी मैं टैक्स पढ़ाया, अभी मैं टैक्स पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ। ठीक है। अभी हौसला करें ना यार। जी सर ठीक है। ठीक है हाँ। लो जी, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? लो जी अब आए टेबल के ऊपर जी। लो जी अब मजा आएगा टेबल समझने का। लो जी, इंप्लाई कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, चाहे गवर्नमेंट का है, चाहे रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड है। कोई बंदा बताएगा कि क्यों नो ट्रीटमेंट? एनीबॉडी रेज अ हैंड कि ये क्यों नो ट्रीटमेंट है? कोई बंदा जी, कोई एनी स्टूडेंट जी? तला बुखारी, तला बुखारी को अनम्यूट करो जी। सर हाँ जी, उसकी सैलरी में से एक दफा टैक्स कट चुका हाँ हुआ है, जी, नहीं है? ऑलरेडी उसको अभी तक हमने टैक्स सर किसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया? हमने टैक्स 1,00,000 सर रुपए के ऊपर कैलकुलेट किया। यस सर, आपने कहा था कि एक इनकम कभी भी दो हाँ दफा जी, टैक्स और लगेगा। शाबाश, सोना लगा तू, शाबाश। ठीक है, इसलिए नो ट्रीटमेंट बेटा, इसलिए नो ट्रीटमेंट के जी ये ऑलरेडी टैक्स्ड है। बेसिकली हम इसको कहें ये ऑलरेडी टैक्स्ड हो गई हुई है, ऑलरेडी टैक्स्ड। अब आ जाइए इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर सरकार का होगा तो एग्जाम्प्ट रहेगा। अच्छा, सरकार बाकी सारा कुछ, ये जो उसके ऊपर सूद मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट, जो पेमेंट ऑफ कम्युनिटी बैलेंस होगा वो भी एग्जाम्प्ट। लो जी, सरकार का तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अच्छा जी, रिकॉग्नाइज में जो आखिर में पैसे मिलेंगे वो भी एग्जाम्प्ट। अनरिकॉग्नाइज में नो ट्रीटमेंट, यहां नो ट्रीटमेंट। अब बाकी हम समझ लें, बाकी 3 चीजें हमारी समझने वाली रह गई। वो मिटा दे यार, सारा कुछ मिटा दो। अच्छा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। हाँ? चलो बाकी बढ़ा दो। चलो अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं। हमने क्या देखना है अब? इसको देखना हमने, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एग्जम्पशन लिमिट। प्रोविडेंट फंड जो इंप्लायर हमें दे रहा है, जाहिर है हमारा फायदा है। प्रोविडेंट फंड जो हमें इंप्लायर दे रहा है, जाहिर है मेरा बेनिफिट है। वो जो मेरा बेनिफिट है वो कैसे ट्रीट होगा? वो लॉ ये कहता है कि ₹1 लाख, 2 चीजें आएंगी, ₹1,50,000 एक अमाउंट, और 1/10 ऑफ दी या लफ्ज लिखा सैलरी, 1/10 ऑफ सैलरी। अब यहां लॉ क्या कहता है कि सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। क्या करेंगे? 2 अमाउंट्स हमारे सामने आ गई। इंप्लायर का जो पैसे जितना भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, 1.5 लाख रुपया, और 10% लेंगे सैलरी का। विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। जो इसमें से कम होगा वो भी सवाल अभी करते हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी। विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट। अच्छा जी, अब यहां पे आ जाएं। यहां पे हायर ऑफ, यहां लोअर था, यहां पे बड़े ध्यान से लफ्ज देखने हैं। यहां अगर आपको मार्कअप मिलता है 16% तक, हम कैलकुलेट करेंगे मार्कअप को 16% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। विच एवर इज हायर इज एग्जाम्प्ट। अच्छा, आपको किताब में शायद यहाँ पे लोअर मिला लिखे, लेकिन आपने ये मेरे वाला करना है, विच एवर इज हायर इज एग्जाम्प्ट। दोनों में जो हायर होगा कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं खैर अभी बता देते हैं। अच्छा जी, अब आप कहेंगे अनरिकॉग्नाइज की तो बड़े मौजे हैं। नहीं जनाब, मौजे नहीं है अनरिकॉग्नाइज की। अनरिकॉग्नाइज आखिर पे जाके कट्ठी मौत आएगी।
जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा सारे का सारे टैक्सेबल होगा। कब? इन द ईयर ऑफ रिसीट। इसका मतलब है जब उसको इकट्ठे पैसे मिलेंगे, आप सोचे कितना टैक्स उसको लग जाएगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड में प्रॉब्लम है इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय कि उसको कितना ज्यादा टैक्स लग जाएगा, ये जरा सोचें। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे किसी का सवाल है तो बोलें, मैं फिर आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करवाऊं। एनीबॉडी रेज द हैंड, ताकि मैं फिर इलस्ट्रेशन करवाऊंगा तो आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एनीबॉडी को थ्योरी पढ़ते हुए किसी के दिमाग में कोई सवाल आ जाए तो वो बोल दे जी। नोबडी हैव क्वेश्चन? कि अब बिल्कुल समझ नहीं आई? इसके सवाल किए हमने अमेरिकन में। हाँ करें, अगली स्लाइड चेक करें जरा, मैं वहीं से करवा दूं। किया हुआ। अच्छा जी, हम अगर सवाल किया तो हम वहीं से, अगर आपकी बात समझ आ जाए, बल्कि मैं इनको सवाल करवाता हूँ, ये तुमने बड़ा छोटा सवाल है। ये देखें, एक्सरसाइज देखें। पहले थोड़ा सा ये समझा दूं, ये मिस्टर असद का देख लें सिर्फ अभी कि इसकी सैलरी है 2,40,000, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जिससे 35,000 और इंटरेस्ट क्रेडिट है 1,00,000। इंटरेस्ट रेट फॉर इनकम क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड इज 16% इन केस ऑफ असद and 20% in case of Alamgir. Mr. is expecting his retirement in 2021, whereas Mr. Alamgir is expecting his retirement in 2022. लेकिन वो बस ऐसे ये तो गेड़ा दिया हुआ है, कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। ये मिस्टर असद का 2,40,000 है और 2,40,000 का 10% कितना बनता है? विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट है ना। तो 2,40,000 का 10% मतलब 24,000, 35,000 को मिला हुआ है। हम सिर्फ असद देख लेते हैं तो उसकी टैक्सेबल इनकम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गया 11%। तो उसी असद का ही देखें तो इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड इन केस ऑफ असद 35,000, ज़ाहिर है 35,000 जो उसका कंट्रीब्यूशन है, और 1,00,000 और 80,000, 1/3, टोटल 2,40,000 का 1/3, विच एवर इज हायर, तो वह जीरो ही आना था, ये जीरो ही आना था। ये आप इलस्ट्रेशन देखिएगा। अभी वैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कैलकुलेट करके बता देता हूं। प्लेन पेज पे आइएगा प्लीज जरा। लो जी, मिस्टर अली received a salary of rupees 2 lakh per month. Salary was received on 30th of every month. हर महीने मिल जाती है 30th of every month. Tax was properly deducted रुपीस, देखना 24 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है। नहीं पर मंथ छोड़ दे, रुपीस 1,80,000। अच्छा जी, एम्प्लॉय and employer contribution
कंट्रीब्यूशन इज रुपीस करें एट द रेट 12% ऑफ बेसिक सैलरी, 12% इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा जी, इंटरेस्ट क्रेडिट, अब इंटरेस्ट भी मिल गया है एट द रेट 20% रुपीस, चलें जी 1,80,000। लो जी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ये सवाल लिख लें तो फिर हम आगे चलते हैं जी। मिस्टर अली रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर मंथ, तनख्वाह 30 तारीख को मिल जाती है। टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया है 1,80,000। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, और प्रोविडेंट फंड लिखा ही नहीं है, नीचे लिख लें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपको सवाल नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ही आएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो है जी 12% बेस सैलरी। इंटरेस्ट क्रेडिट है जो 20% के हिसाब से 1,80,000 बनता है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2020, फॉर टैक्स ईयर 2020। ये मैं लिखूं या ना लिखूं, हमने सवाल हमेशा टैक्स ईयर 2020 का ही करना है। ऐसी फोटो खींच ला यार जरा, और फिर बार बार पीछे आना पड़ेगा। बस याद ही है वैसे, चलो खींच लो। लो जी, अब हम करते हैं सवाल। अगले सफे पे आए जी। सैलरी रिसीव्ड, अब इलस्ट्रेशन शुरू हो गई। 24 लाख, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कुछ भी नहीं आना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दो चीजें हैं, ₹1,50,000 और नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है कितना है? कितना? वो नहीं, 24 लाख का 12%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है जी? 2,00,000, 2,88,000। ये रब करो, ये रब करो। अच्छा बस ठीक। हम पहले कैलकुलेट कर, मैं दोबारा लिख देता हूं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसने दिया हुआ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? टू प्रोविडेंट फंड एट द रेट 12%, कितना आया? 2,88,000। अब लेस क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट अप टू, एग्जेम्प्ट अप टू ₹1,50,000 एक अमाउंट, और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी। यहां डीएनएस अलाउंस नहीं दिया गया तो इसलिए उसी का 1/10 ले लिया, 2,40,000। विच एवर इज लेस,
1.5 लाख लेस है जी, ये इसमें से लेस कर दें, टैक्सेबल कितना हो गया? 1,38,000। अब हम बात करें इंटरेस्ट क्रेडिट की। इंटरेस्ट क्रेडिट कितना है? टोटल कितना है? 1,80,000। इंटरेस्ट क्रेडिट है 1,80,000। अब इसमें से करें जी, ये किस रेट से था? 20% से। इसको पहले लेके आए 16% के ऊपर। इंटरेस्ट क्रेडिट एट द रेट ऑफ 16%। इसको 16% कैसे लेके आएंगे? 1,80,000 ज़रब 16/20, ये 16% पे आ गया। कितना है 16% पे? 1,44,000। और 1/3 ऑफ सैलरी क्या है? क्या जी? 8 लाख। अब इन दोनों में हायर कौन सा है? इसमें और इसमें हायर क्या है? 8 लाख हायर है, तो भाईजान आगे कुछ भी नहीं आना, 0 आना है। तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई? 25,38,000। 25 लाख। ओहो, 25,38,000 मेरी टैक्सेबल इनकम बन गई। ज्यादा हो गया, 1 0 ज्यादा, पर उनको पता चल गया बच्चों को 25,38,000। अब हम क्या करेंगे? अगले पेज पे आइएगा। टैक्सेबल इनकम 25,38,000, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर दें। टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी क्यों भाई? दो लाख टैक्सेबिलिटी है जी, 2,01,650। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा हुआ था जी? हम जरा पिछले पेज पे आ जाएं, ये देखें 1,80,000 एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं 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 नहीं, कहाँ गया ये? 1,80,000 एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा हुआ था जी। 1,80,000 मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट खजाने में दे चुका हूं। बैलेंस पेएबल, बैलेंस टैक्स पेएबल 21,000, और ये पैसे मैं सरकार के खजाने में जमा करवा दूंगा, और मेरा और सरकार का खाता जो है वो निल हो गया। लो जी, प्रोविडेंट फंड कंप्लीट हो गया जी। कोई सवाल है तो बोलें जी। हम यहाँ पे आते हैं। एनीबॉडी रेज द हैंड जी। जी लुकमान सादी। सर जो उनसे आपने करवाया कि टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, नेक्स्ट पेज पे, हाँ नेक्स्ट जी, स्लाइड पे। हाँ जी, हाँ सर जी। 180, सर ये कौन से वाला कहाँ से लिया आपने? ये सवाल में देखो ना। 20% इंटरेस्ट क्रेडिट, ऊपर देखो, इत्तेफाक से रकम एक टैक्स जैसी वाज बन गई सबसे प्रॉपर्ली ऊपर डिडक्टेड। तीसरी ठीक लाइन है, में। ठीक है सर। यस सर, ठीक हो ठीक है। गया। यस। देखो मैं और जब मैं टैक्स पेयर बनता हूँ, सब सुनो, जब मैं टैक्स पेयर बनता हूँ, मैं और सरकार दो पार्टीज हैं। मैं और सरकार दो पार्टी, जैसे डेटर क्रेडिटर ही होते हैं उस तरह। अच्छा यार तुमने इतना टैक्स ले लिया, इतना टैक्स ले लिया, इतना, अच्छा साल के बाद आओ जी हिसाब करें जी, साल के बाद इतना बनता है, लो जी बाकी पैसे जमा करो जी, चलो जी आपका खाता नील करें। ये हिसाब अभी आप ये समझ लो।
ओके सर। ठीक है जी। एनी अदर पर्सन, किसी को प्रोविडेंट फंड समझ ना आई हो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है प्रोविडेंट फंड आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई फेस टू फेस भी समझना हो तो हफ्ते वाले दिन मैं हाजिर हूँ जी। सैटरडे वाले दिन आप जो है वो 1 बजे भी आ सकते हैं, 2 बजे भी आ सकते, 1 से लेकर 3 बजे तक आप आ सकते हैं। हाँ जी, तला बुखारी। सर ये जो आपने इंटरेस्ट क्रेडिट किया सर, इसमें विच एवर इज हायर, इसमें हाँ। कोई अमाउंट लिखी नहीं है सर, इसकी समझ नहीं लगी सर। विच एवर इज हायर आपने कहा था सर, इसमें विच एवर इज एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जो हायर होगा। हाँ तो हायर क्या है? 8 लाख। जी सर। तो ऊपर मुझे मिला कितना इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट हमें मिला 81। 81 तो 8 लाख ज्यादा है ना, तो एग्जाम वैसे एग्जाम हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया। फिगर माइनस में नहीं आनी, सैलरी में कभी फिगर माइनस में नहीं आनी। ठीक है, ठीक है हो गया। हाँ जी। कोई और सवाल तो बोलें जी। ले जी, इसको पढ़िएगा, इसकी इलस्ट्रेशन देखिएगा। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको, आपके घर वालों को हिफ्ज़ व मान में रखे। और दुआ पढ़ के बैठा करें बेटा, रब्बी अलहम्दो शरीफ बैठ के बैठा करें। जब सुबह अपने लेक्चर के लिए बैठते हैं, कुल पढ़ के बैठा करें। जो बीमारियों की दुआएं आजकल बड़ी, वो जो भी हमें आलम लोग बताते हैं वो पढ़ के बैठा करें। अपने ऊपर फूंक लिया करें, अपने घर वालों के ऊपर। तो अल्लाह ताला आप सबको और आपके घर वालों को हिफ्ज़ व मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम। अनम्यूट करें सबको जी। क्लियर जी सबको लेक्चर आज? हेलो, क्लियर है जी? यस सर। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। ओके, अस्सलामु अलैकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।